सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सलमान मिर्जा आप सभी को जश्न आज़ादी के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूं। जनाब, जश्न आज़ादी है मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, आज़ादी एक नेमत है, ये हम किताबों में पढ़ते आए, बचपन से स्कूल से पढ़ते आए, लेकिन शायद आज की जो कौम है हमारी या आज की जो नई नस्ल है उसको आज़ादी की कीमत का शायद अंदाजा नहीं है, उस तरह से अंदाजा नहीं है जिस तरह से हमारे आबा अजदाद को था। क्योंकि आज जिस तरह से हम आज़ाद फिजा के अंदर सांस ले रहे होते हैं ये हर एक को नसीब नहीं होती। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो फलस्तीनी अवाम से पूछिए, कश्मीरी अवाम से पूछिए जो कि भारत के तसल्लुत के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं कि उनको उनकी इबादत करने की इजाजत नहीं होती है। आज मैंने हमेशा से कोशिश की है कि आप लोगों के लिए कुछ गैर रिवायती चीज लेकर सामने आऊं। आपने देखा होगा अक्सर रील्स चल रही होती हैं, लोग एक एक घंटे तक रील्स देख रहे होते हैं, एक एक घंटे तक रील्स बना रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह का टैलेंट मौजूद है जिसको हम पाकिस्तान का फ्यूचर कह सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ उस हवाले से कोई बात नहीं करता। आज का प्रोग्राम मैं उन लोगों की नजर करता हूं जो कि हमारा टैलेंट है और ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन शायद आप उनके नाम से वाकिफ भी नहीं होंगे क्योंकि यह हमारी शायद अलमिया बन चुका है कि हम उन लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेंडिंग पर होते हैं, जिनका ट्रेंड्स चल रहा होता है, जिनको देख रहे होते हैं हम, डांस चल रहा होता है, मजाक चल रहा होता है, तफरी चल रही होती है, लेकिन जो असल टैलेंट है नासा तक हमारे बच्चे गए हैं और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे यहां इस वक्त मेहमान गिरामी में एक ऐसी खातून भी मौजूद हैं जो कि शादीशुदा भी हैं लेकिन उसके बावजूद अपने पैशन को फॉलो करती हैं और माउंटेन्स को सर करना उनका शौक है। मैं बचपन से रेसलिंग देखता हूं जनाब, जिसको मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किया एज अ रेसलर, उसको शिकस्त देने वाला पाकिस्तानी रेसलर जो कि कराची में पैदा हुआ हमारे साथ मौजूद है। एक मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है जनाब और जबरदस्त किस्म का, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। जब भी ओलंपिक्स आते हैं हम ये बात करते हैं कि यार हमारे यहाँ क्यों गोल्ड मेडल नहीं लेकर आया जाता, तो उसकी वजह यही होती है कि हम शायद ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करते। पेंसिल आर्टिस्ट मौजूद है जनाब, उसने पेंसिल से इस तरह की चीजें बनाई हैं कि देखने वाला रश करने लगे। तो आज तमाम लोगों से आपको मिलवाता हूं और जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से आपने मना होगा। अपने मेहमानों को बुलाता हूं। सबसे पहले जनाब मार्शल आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं दिलावर खान। यूजुअली हम बात करते हैं जनाब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हम लेके नहीं आए, लेकिन ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिलावर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अच्छा जनाब, दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो जॉर्डन होर हैं जनाब। जॉर्डन होर रेसलर हैं और बहुत शानदार रेसलर हैं। इन्होंने जाके WWE में रेसलिंग की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जनाब जॉर्डन होर, वो देख के घबराहट हो रही है यार, बस लड़ाई नहीं करना यहां पर आके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जॉर्डन प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। और प्लीज प्लीज। उसके बाद जनाब हमारे एक और मेहमान गिरामी है बिलाल आसिफ जो कि पेंसिल आर्टिस्ट हैं और पेंसिल से उन्होंने ऐसे ऐसे शाकार बनाए हैं कि देखने वाला रश कर जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए बिलाल, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अच्छा जनाब, नासा तक हमारे बच्चे गए हैं, उनको भी मैं मदू करूंगा, लेकिन माउंटेन सर करना एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर वो खातून करें तो ये तो और भी मुश्किल काम हो जाता है, फिर वो मैरिड खातून करें तो ये और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना होता है, घर के मामलात भी देखने होते हैं और अपने पैशन को भी फॉलो करना होता है। और यार जो पैशन को फॉलो करते हैं ना, मेरे लिए मतलब बहुत, मैं उनको खास इज्जत की निगाह से देखता हूं, मेरे लिए उनका एहतराम मजीद बढ़ जाता है क्योंकि वो अपनी मामूलाती जिंदगी भी गुजार होते हैं, लेकिन जो उनका शौक होता है उस शौक में वो अपना नाम भी रोशन कर रहे होते हैं, ना सिर्फ अपना नाम बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं। तो जनाब सोनिया बाबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं। सोनिया, अगर हमारे टैलेंट को सही तौर पर फंडिंग हो तो ये दुनिया में पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज हैव अ सीट। अच्छा जनाब, अब मैं अपने उन मेहमान को बुलाता हूँ। ये नन्हे मेहमान हैं हमारे, इन्होंने नासा में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है
और यूजुअली हमारा काम इस तरह का होता है कि ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है। कभी कभी ऐसा होता है काम पर बैठे होते हैं और नींद आ रही होती है। इन्होंने एक ऐसे ग्लासेस बनाए हैं कि अगर आपको नींद आने लगेगी तो वो वाइब्रेट होने लग जाएगा और आपको नींद से जगा देगा। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, इनकी ये शाकार है, इन्होंने ये इजाद किया है। तो जनाब मैं बुलाता हूं रेहान, बिस्मा और जुहेब को, प्लीज। यार आप इतने नन्हे नन्हे बच्चे नासा होकर आ गए यार, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये इजाद लेकर आए आप जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो साहब, कैसे? ठीक ठाक है? प्लीज हैव अ सीट। हेलो। तो जनाब हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तु शनीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं जनाब जॉर्डन हुड से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। यार ये रेसलिंग का ख्याल कैसे आया? रेसलिंग का मुझे या पाकिस्तान में? नहीं, आपको कैसे आया? देखिए, मुझे जैसे सबको कोई ना कोई पैशन होता है, ऐसे मुझे बचपन से रेसलिंग का पैशन था। तो मैं जब इंसान को कोई पैशन होता है या कोई उसको कोई चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और अगर वो WWE तक कैसे पहुंच गए? देखें, बस वो एक बहुत लंबी जर्नी है। मुझे 10 साल हो गए करते हुए। तो 10 साल जब आप कोई काम करते रहते हो तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मकाम मिल जाता है। मैं WWE में भी राइनो के अगेंस्ट परफॉर्म किया, मैं विन किया। राइनो को शिकस्त दिया आपने? राइनो को मैंने विन किया, बीट किया, और मैंने ये बेल्ट जो है राइनो से विन किया। ये राइनो से आपने जीती है? जी। गुड है, माशाल्लाह। तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई जैसे फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई इस तरह की सहूलियात प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए ना सिर्फ अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोशन किया। मैं इंडिया भी परफॉर्म कर चुका हूँ, यूरोप भी कर चुका हूँ, नेपाल भी कर चुका हूँ। मल्टीपल मेरे पास जो अचीवमेंट्स हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग की हमें कोई नीड नहीं है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमें डोनेशंस नहीं चाहिए। हमें अगर को तो वैसे ही बहुत फंडिंग चाहिए होती है, लेकिन हमें ऑनर के साथ चाहिए। हम पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए और काम होना चाहिए रेसलिंग के थ्रू, तो डेफिनेटली हम वेलकम करेंगे। लेकिन हमें इस तरह अभी छोड़ दी रहती है? अभी कर रहे नहीं, मैं कर रहा हूँ, रेसलिंग कर रहा हूँ। रेसलिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो शेप में रहना बड़ा ज़रूरी होता है, फिर फिटनेस का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल, बगैर फिटनेस के तो स्पोर्ट को कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी होती नहीं है। दिलावर, ये बचपन में कोई लड़ाई हुई तो उसके बाद ये फैसला किया था या नहीं, कुछ और ही वजह? नहीं, बस शुरू से एक पैशन था, एक शौक़ था। मैं 4 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। तो ताइक्वांडो से मैंने स्टार्ट किया था, फिर डिफरेंट आर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दिए। और 2010 गोल्ड मेडल कब हासिल किया? गोल्ड मेडल मैंने अभी रिसेंटली हासिल किया है अमेरिका में, डेटोना बीच फ्लोरिडा में इवेंट हुआ था, वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स। तो वहाँ पे मैंने फ़ाइट की थी ग्रैपलिंग में, और फाइनल मेरा यूएसए से था। तो यूएसए प्लेयर? जी, यूएसए के अंदर यूएसए से मैच था फाइनल। अच्छा। तो काफ़ी टफ मैच था। उसको जो ओपोनेंट था उसको सपोर्ट थी पूरे क्राउड की, होम ग्राउंड था उसका। आप लोगों को भी इंजरीज होती होंगी ना उसमें? बिल्कुल, बहुत डीप इंजरीज होती हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इंजरीज तो रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। कुछ ऐसी इंजरीज हैं 6-6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है। मेरे दोनों जैसे एल्बोज हैं, दोनों डिसलोकेट हो चुके हैं एक बार। तो किसी में 3 महीने लगे थे, किसी में 6 महीने लगते हैं, तो डिपेंड करते हैं इंजरी पे। इंजरीज पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम उसको रिकवर करना है। वैसे ये वो चीज़ें मैंने आज के प्रोग्राम में खास तौर पे उन लोगों को मदऊ किया जिनका जो प्रोफेशन या पैशन होता है ना, वो इतना कॉमन नहीं होता। मार्शल आर्ट बचपन में सिखाते हैं यार, वो जो स्कूल जा रहे होते हैं ना बच्चे 5-4 के बाद, चलो ठीक है एक एक्टिविटी जाएगी। जहाँ आपके पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा होना शुरू होता है तो ये तमाम एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं। हमने बचपन में देखा रोड पे क्रिकेट भी खेलते हैं, मार्शल आर्ट्स भी होता है, दीगर चीज़ें भी, बॉक्सिंग भी थी, सारी चीज़ें थी, फिटनेस पे काफ़ी तवज्जो थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, ये तमाम चीज़ों से दूर कर दिया जाता है। तो आप कैसे इसमें लगे रहे? ये डिपेंड करता है कि आपका शौक़ कितना है, आपका पैशन कितना है, और आपको घर से सपोर्ट कितनी है? सपोर्ट है। मेरी अपनी एग्जांपल है कि मैंने इस वक्त फूड साइंस में मास्टर्स कर चुका हूँ, और अभी सेकंड मास्टर्स कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंसेस में। तो एजुकेशन भी साथ साथ चल रही है और गेम भी साथ साथ चल रहा है। कर ले, मैनेज करते हैं। जब आपने एक चीज़ करनी है तो हर रास्ता निकल जाता है। बिल्कुल। चलें, इस पर ज़रा मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। बिलाल, ये पेंसिल आर्टिस्ट बहुत ही अनकॉमन चीज़ है, बहुत ही अनकॉमन। चलें, रेसलर हम स्क्रीन पे देख लेते हैं, मार्शल आर्ट्स भी हम देख लेते हैं, पेंसिल आर्टिस्ट और उसमें भी कामयाबी हासिल करना, ये कैसे ख्याल आया? शौक था बचपन से लिखते नहीं थे, बनाते थे? शौक था, पेंसिलें जमा करता था, कलेक्शन करता था, हॉबी थी मेरी। और उस शौक ने मुझे एक आर्टिस्ट बना दिया, सोचा भी नहीं था। तो 2013 में मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिलों से टावर बनाया, अमेरिकन का रिकॉर्ड ब्रेक किया। कब बना? 2013 में। अच्छा।
और उन्होंने 3 दिन में बनाया था, जबकि मैंने 3 घंटे में लाइव ब्रेक किया था। और उस पर मुझे फिर सदारती अवार्ड से नवाजा गया। फिर अचानक से एक जहन में आया कि कुछ करें, तो पेंसिल से ना मैंने ज्वेलरी मुतारिफ़ कराई और बाकायदा बहुत सारे चैनल्स में गया, बहुत लोगों को पसंद आया, जैसे सपोर्ट मिली तो अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा अब कुछ बड़ा करें, तो फिर मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिल क्राफ्टेड स्विंग बनाया, जो कि 45,000 पेंसिलों से बनाया था मैंने। 45,000 पेंसिल से? और तकरीबन 2 साल 6 महीने लगे उसको बनाने में। और जब मैं बना रहा था 2018 में, तो इंटरनेशनल मीडिया, बाहर से ममालिक से भी लोग आए, वॉइस ऑफ अमेरिका, दुनिया भर से लोगों ने आके उसको कवर किया। उन्होंने बोला ये क्या चीज़ बना रहे हैं, तो मैंने ये बताया कि पेंसिल से बहुत कुछ हो सकता है। तो वो बहुत बड़ा एक झूला जो बनाना था ना, तो पेंसिल से लिखना ही सिखाया था, उस पर बाकायदा जो क्राफ्ट करता था, होती थी उससे मिटा दिया। जब क्राफ्ट करता था तो ये फिंगर्स बाकायदा डैमेज होती थी और बहुत इंजरीज होती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पेंसिल्स होती हैं, कलर पेंसिल्स? जी, कलर पेंसिल्स होती हैं, उनके अपने लेड्स होते हैं और उन लेड्स से ही उसको पूरा कार्व किया जाता है, तो उसके अंदर से लेड्स के कलर आते हैं। वालों ने कहा नहीं कि यार तो पढ़ने के लिए लाके दी थी, आपको लिखने के लिए दी थी, क्या करने लग गया? बस घर वालों की भी सपोर्ट थी, फैमिली की भी थी। और जब मैं झूला बना रहा था उस दौरान मेरी शादी भी हो गई, और अब उसके बाद ये बहुत मुश्किल था कि इसको कंप्लीट करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो चीज़ सोची थी उसको मुकम्मल की। रोज़ के 6 घंटे देता था इसको। अगर मैं एज अ प्रोफेशन के तौर पर कहूँ, जी, प्रोफेशन तो कोई भी नहीं है, तो शौक है ना आपका? नहीं, आप प्रोफेशन भी बना दिया मैंने। अब मैं बाकायदा पेंसिल पे नेम आर्ट करता हूँ, और पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं और पाकिस्तान में भी लोग आते हैं तो मुझसे परचेज़ करते हैं। मैं नेम आर्ट करता हूँ बाकायदा, उसको फ्रेम में करके बैग्स में देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा चल रहा है। चलें, दैट्स रियली गुड, अच्छी चीज़ है। अच्छा सोनिया, यार ये माउंटेन्स की तरफ जाना कैसे, क्यों, किस तरह? किस तरह? अच्छा खासा रील्स बनाती हैं आप देखें, रील्स चल रही हैं इतनी सारी। रील्स बनाती हूँ, लेकिन अच्छा, पहाड़ों की। लेकिन पहाड़ों पे जाके पहाड़ों पे जाके, और पहाड़ों की, और कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है, तो पहाड़ों से इश्क तो था ही खून में, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने अरसे बाद ये शौक़ जो है ना मेरा सामने आएगा, कि ये है मेरा असल शौक़। वरना मैं दूसरे डिफरेंट ना शौक़ ट्राई करती थी, हॉबीज़, कि शायद इसमें दिल लग जाए, चलो मेहंदी लगाना सीखती हूँ, शायद आप ये मेरा ट्राई करती थी? हाँ, मेरा होता था कि पता नहीं चल रहा था मेरा असल पैशन, असल शौक है क्या, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो मैं थी हमेशा से, लेकिन डिस्कवरिंग योरसेल्फ ऐसा ही। और डिस्कवर हुआ फिर 2008 में कि अच्छा ये है मेरा असल शौक। और फिर जो 2009 से मेरा सफ़र शुरू हुआ एक बेटी के बाद, और अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार जब माउंटेन्स की तरफ आप गई थी तो उस वक्त क्या एज होगी आपकी? एज मेरी एक बेटी थी माशाल्लाह, आई वाज 21। तो घर की तरफ से यार क्या कर रहे हो यार, ये तो किचन के काम करें आप अच्छे खासे, या दीगर मामलात, अपनी बेटी है उस पर, ये नहीं सुनने को? पहली दफ़ा तो अपनी बेटी को लेके गई थी साथ, और बेटी को भी लेके 20 डेज की, जी बिल्कुल। हस्बैंड को नेचर में लेके जाई थी, अल्लाह के करीब नेचर में, तो वहाँ पे मुझे लगता है सब सेफ होते हैं। सिर्फ कहने की बातें कि जितना आप नेचर के करीब हो, नेचर किसकी बनाई हुई है? अल्लाह की बनाई हुई है। मामूलात ज़िंदगी इतने मसरूफ होते हैं कि आप किसी के घर जा रहे होते हैं ना तो 100 दफ़ा सोचते हैं माउंटेन्स में चलेंगे आप। माउंटेन, यही तो बात है, वो किसी का घर नहीं है ना, वो आपका अपना ही है। और दूसरा ये कि बेटी है या आप सिंगल हो, आप यंग हो, या आपकी क्या एज है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करती। जब आपका सामने पैशन होता है, या आपको वो शौक होता है, या आपको इश्क मोहब्बत होती है ना, तो आप खुद ब खुद उस तरफ जाते रहते हैं। कौन सी आपने जैसे माउंटेन्स? अगर वैसे तो रूपल पीक किए, दूसरे छोटे बड़े ट्रैक्स किए हैं, और अभी जो लेटेस्ट किया है जून में, 16 जून को, तो वो हरामोशला। तो जहाँ से हम गुजर रहे थे, हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पे अभी 6 महीने बाद एक फॉरेनर की डेड बॉडी मिली है। तो तब हमें हुआ जी, और वो भी फॉरेनर ट्रैकर। अच्छा। और जो कि वहाँ पे गुम गए थे और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। और अभी 1 महीने पहले भी ऐसा हुआ है कि ट्रैकर जो है वो मिसप्लेस हो गया। 4 दिन उस मौसम ख़राब था और वो 4 दिन उसको खाना नहीं मिला और उसका वहीं पे जो है वो इंतकाल हो गया। जी, तो ये तो फिर तो ऐसा तो है, तो लाइफ रिस्की है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। उसके बावजूद भी कोई इतना डर खौफ नहीं है जाना है। जब जल्जला आया तो सबने कहा कि क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है, घर में बैठो, कहीं और चले जाओ, कोई फॉरेन ट्रिप कर लो। आप लोग ये नहीं समझ सकते, आप लोग वो फीलिंग नहीं समझ सकते जब हम टॉप पे पहुंचते हैं, जब हम किसी पीक के टॉप पे होते हैं जहाँ पे हमसे पहले कोई नहीं गया होता और हम पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। वो अचीवमेंट, वो फीलिंग ही अलग है, फीलिंग अलग। अच्छा, अब नासा में ये हमारे 3 मासूम बच्चे ये गए,
भाई कैसे चलेगा नासा, किस तरह से चलेगा। और ये चश्मा आपने इजाद कर लिया। जब मैं ग्लासेस पहनता हूँ ना यूजुअली, तो उन्होंने कहा ये हटा दें, ये ज़रा पहने आप। तो मैंने पहना तो वाइब्रेट होने लगा। मैंने कहा कॉल आ रही है शायद किसी की ना। तो ये क्या है वाइब्रेट? ये वाइब्रेट नहीं होता है, इसके अंदर जो बजर लगा है ना वो बीप करता है। और ये हम अपनी मेहनत के ऊपर गए। ये किसको देख के बनाया है ये हमारी जो लोकल सोसाइटी है उसके घर में कौन काम करते करते सो जाता था? घर में हम ही सोते हैं अक्सर। आपने देखा कि आपने नहीं बना लिया। पढ़ाई के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है इसको, क्योंकि रात को जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे से तो पढ़ा जाता नहीं है, क्योंकि बुक आप जब बच्चा बुक उठाता है तो उसको देखते ही नींद आ जाती है। अच्छा। तो इसको अगर आप लगाएंगे, अगर पेरेंट ज़बरदस्ती किसी बच्चे को पहनाएंगे और पढ़ाएंगे तो फिर सही। आपने बच्चे के हिसाब से सोचा या पेरेंट के हिसाब से सोचा कि नहीं ये पहन के मैं पढ़ लूँ यार? ये हमने अपने हिसाब से सोचा है। ये बच्चे ये हमने अपनी लोकल कम्युनिटी देखे, अपने एरियाज़ में लोकल ट्रक्स वगैरह चलते हैं तो उनको रात में अलाउ होते हैं और रात में उनको नींद आती है। तो हमने उनको देख के बनाया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो नींद के एक्सीडेंट हो जाते हैं बेसिकली, कि उनको गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, नींद आ जाती है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। तो नींद से जगाने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम एंटी स्लीप। नासा वालों ने इसको देख के क्या कहा? फिर नासा वालों ने इसको देख के अप्रिशिएट किया था हमें कि मतलब आप इसी तरह के और उन्होंने कहा होगा यार हमारी तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो सबसे पहले हम ही दे दो। एक्सपोजर कैसा रहा ये नासा का? एक्सपोजर किस तरह? अच्छा था, मतलब उधर हमें स्पेस के बारे में बताया, रॉकेट साइंस के बारे में बताया कि वहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटीज़ की लाइक द मल्टी एक्सेस। इस एक्टिविटी में ये होता है कि पूरा घूम रहा होता है लेकिन आपको चक्कर नहीं आते हैं। ये बेसिकली उसके लिए होते हैं, ग्रेविटी के लिए होते हैं। और हमने एक चलो हैप्पी बर्थडे हो गया। मून शॉट राइट भी ली, जी? जिससे मतलब मून शॉट राइट, अगर मतलब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप मून पे जा रहे हो डायरेक्ट। अच्छा। यस, बिल्कुल तेजी से ऊपर जाता था ये। हाँ। वो था राइट थी एक। और यार इतने मासूम छोटे छोटे बच्चा घर वालों ने भेज दिया, ये नहीं कहा यार हालात खराब है बाहर। नहीं मिली थी लेकिन शुरू में बहुत तो मनाने के बाद मुझे तो इजीली मिल गई थी। अच्छा। हाँ, शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मतलब के थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई जब हमने नया नया विन किया था प्रोजेक्ट, तो हमें भाई डर लग रहा था कि भाई जाएंगे क्या होगा। आहिस्ता आहिस्ता दिन करीब आते गए, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती गई। बट बेटा ये पता है एक्सपोजर बड़ा अच्छा होता है। यूजुअली हम लोग जैसे होता है ना, डिग्री लेने के बाद हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो पता चलता है जो हमें पढ़ाया ना उसका प्रैक्टिकल लाइफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर और स्कूलिंग लाइफ के अंदर, स्टूडेंट तो खैर सारी जिंदगी इंसान रहता है, अगर आप अब स्कूल में होता है ना उस वक्त आपको पता चल जाता है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ है किस तरह की, ऑफिस में काम किस तरह से होता है, तो आपको अपनी स्कूलिंग लाइफ बहुत आसान लगने लग जाती है। वरना सुबह 7 बजे उठना किसको अच्छा लगता है यार? है बिस्मा बेटा, सही है नहीं है? जी। सुबह 7 बजे उठाते थे और 7:30 बजे नाश्ता करवाते थे और रात को हम लोग 8 बजे आके सो जाते। मतलब कि सारे दिन की थकान 8 बजे जाके उतारा। 5 बजे करवाते थे। थोड़ा सा लाउड बोलें। डिनर 5 बजे करवाते थे। डिनर 5 बजे कराते। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक जनाब। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यकीन जानिए हमारे लिए जो टैलेंट, जिसको हम टैलेंट कहते हैं ना, पाकिस्तानी कौम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आपको पता हो कि आपका पैशन और आपका टैलेंट है क्या, आप किस चीज़ के लिए बने हैं और आप क्या बेहतर तरीके से करने की काबिलियत रखते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, खुशकिस्मत हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता और फिर वो जिस तरह की सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही होती हैं उसको शायद टैलेंट समझ रहे होते हैं। लेकिन यार जॉर्डन भैया ये बताइएगा कि कभी जैसे यूजुअली एक होता है ना, इंसान की बिल्ड होती है, इंसान के अंदर जान होती है, रायनो जैसे रेसलर को शिकस्त दी होती है, इंसान के जहन पे ना ये सवार हो जाता है कि यार तारी हो जाता है कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे यहाँ रोड पे तो अक्सर झगड़े होते हैं, गाड़ी हल्की सी टच हो गई, कभी हुआ जैकेट वैकेट निकाल के, यार जानता है मैं रेसलर हूँ। हाँ, शुरू में होता था। जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी, जब नया नया सीखा था तो आपको पता है नया नया जो है कोई एक जज्बा आ जाता है अंदर।
लेकिन जब ऐसा ऐसा जब ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग का बेसिकली एक रूल ये भी होता है कि इमोशंस कंट्रोल, यानी कि आपको जज्बाती नहीं होना किसी भी ड्यूरिंग फाइट या आउटसाइड द रिंग। आप कहीं पे भी पहले अपना टेम्परामेंट को कंट्रोल सिखाया जाता है। तो जब वो सीखा तो उसके बाद फिर एक प्रोफेशनलिज्म भी थोड़ा सा अंदर आया कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। अभी स्किल है मेरी, ये मैंने बहुत पैसे खर्च करके बहुत मेहनत करके सीखी। अब मैं गली कूचों में जाया नहीं कर सकता। जिसको हल्की सी ताकत हो ज़्यादा वो जाके इस तरह से करते हैं। ये एक बहुत ही डेप्थ वाला स्पोर्ट्स है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको जाके सिर्फ रिंग के अंदर खड़े हो जाएं और सामने वाले पर हाथ पैर चलाना शुरू कर दें। सर में इसके पीछे बहुत सारी कितनी होती है, कितने नहीं बहुत कुछ एफर्ट्स हैं इसके पीछे। इसकी ट्रेनिंग जो है बहुत टफ ट्रेनिंग है। इसमें कार्डियो भी है, इसमें लोड बैलेंसिंग भी है, इसमें बहुत कुछ है, स्टेमिना, इसमें इतनी सारी चीज़ें। सबसे मुश्किल स्पोर्ट है। इसमें मार्शल आर्ट भी मिलेगा, किक बॉक्सिंग भी मिलेगा, MMA भी मिलेगा आपको, सारे स्पोर्ट, इवन इसमें आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों का एक कम्बिनेशन है ये। तो उस लिहाज से बहुत टफ है। इसकी ट्रेनिंग अगर कोई न्यू स्टूडेंट या कोई भी कोई आता है तो 6 महीने तो उसको लग जाते हैं खाली अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को। 6 महीने के बाद जब उसका बॉडी इस टाइप का हो जाता है कि हम उसको रिंग में उतार सकें तो फिर उसके बाद हम उसको बेचते हैं रिंग में। उसके बाद उसका टेस्ट असल में शुरू होता है, क्या है वो कितना बर्दाश्त कर सकते, उसके अंदर कितना दम है। जो अंडर ट्रेनिंग एज अ स्पोर्ट्स किसी को ज़्यादा शौक नहीं होता, दूसरे की कुटाई करने का शौक ज़्यादा होता है, उस हिसाब से ज़्यादा लोग जो दिल में जो समझ के आ जाए हम तो वेलकम करते हैं। आगे किसी को कूटने का शौक हो रहा है तो कूटने के लिए आ जाओ, अगर वैसी फेमस होने के लिए शौक है तो आ जाओ, पैसा कमाने का शौक है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पैसा है इसमें। पैसा दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में एज अ स्पोर्ट नहीं है ना ये एक तरीके। पाकिस्तान में एक्चुअली ये हमने देखिए बिल्कुल एक नई चीज़ है ये, इससे पहले पाकिस्तान में सिरे से था ही नहीं। तो अभी तक सामने आने में हमारी इतनी जो है वो 3-4 हड्डियाँ टूट गई हैं अभी तक कि लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई रेसलिंग नाम की चीज़ भी है कोई पाकिस्तान में हो रही है। एक्सपेंसिव भी तो है ना। आप लोगों की डाइट बिल्कुल अलग होती होगी। एक नॉर्मल डाइट तो नहीं होती ना, 2 रोटी दाल के साथ खा लिया, कढ़ाई के साथ। डाइट अलग है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाजमी इनटेक अपना रखना पड़ता है रेसलिंग के लिए। नॉर्मल एक बॉडी बिल्डर की डाइट से ज़्यादा मुश्किल डाइट होती है इसकी, क्योंकि इसमें आपको फैट भी नहीं लेके आना। स्टीरॉइड्स जो कहते हैं वो है वाकई में है, लेते हैं रेसलर्स नहीं लेते? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होता। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो हम टीवी पे रेसलिंग देख रहे होते हैं दे आर ऑल फेक, ये सब कुछ नकली होता है, कोई हकीकत नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट खाली पाकिस्तान में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में और थोड़ा बहुत बांग्लादेश। मतलब सामने वाले ने जो अचीवमेंट की वो फेक है ये नहीं, हमारे यहाँ वो एक्सेप्टेंस है नहीं इस चीज़ की ना। असल में वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिकन जब देखते हैं ना तो वो मूव्स देखते हैं, स्किल्स देखते हैं, वो एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली करने क्या रहे हैं। हम जब बैठ के देखते हैं तो हम कहते हैं ये असली मार रहे हैं, नकली मार रहा है। इवन दो अगर कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा जो है पीछे बैक पे ट्यूबलाइट लग गया या वो इस तरह की चीज़ें हो गई, ब्लीडिंग होती है बहुत सारी, तो ये भी मतलब लोगों को उसके ऊपर भी यकीन नहीं आता, उस पर भी डाउट करते हैं यार ये ट्यूबलाइट जो है ना यकीनन फेक होगी। दिलावर, ये रेसलिंग और ये मार्शल आर्ट में ज़्यादा डिफरेंस किस चीज़ का है? आपकी बॉडी अच्छी होती है, लड़ने का तरीका होता है, या फिर टेक्निक ज़्यादा? इसमें टेक्निक्स का भी डिफरेंस होता है और कुछ रूल्स का फ़र्क होता है। मेन फ़र्क जो है वो रूल्स के, उसमें आप एक डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से आपने फ़ाइट करनी होती है। मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं, जूडो, कराटे, जुजित्सु, सांबो, MMA जो भी हैं वो सब मार्शल आर्ट्स में। तो उसमें हर गेम का एक अलग रूल है, तो उस रूल के हिसाब से हर आसान कुछ भी नहीं होता। आप बताएं। मेरे पास जो है ना बहुत सारे MMA वाले भी आए, मार्शल आर्टिस्ट भी आए, सब आए, लेकिन टिक नहीं सके। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इनके सामने कह रहा हूँ, और मैंने सबको बाकायदा मैंने ऑन एयर चैलेंज किया है। MMA के जितने रेसलर जितने भी परफॉर्मर्स हैं, मैंने उनसे कहा आपको रेसलिंग फेक लगती है ना, आप मेरे सामने आओ रिंग में। मैं तो फेक करता हूँ ना यार, आप रियल करते हो, तो मैं फेक करूँगा, आप डरो ही नहीं, फिर मैं तो फेक मारता हूँ ना, आओ रिंग में आओ। लेकिन एक भी नहीं आया आज तक। मैं फिर दोबारा मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी आ जाए पूरे पाकिस्तान में से, कोई कबड्डी और ये जितने भी हैं ना, स्पेशली MMA, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ इनका थोड़ा चलता है ना, ये कहते नहीं फेक। कबड्डी तो एक बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट्स है, वो तो उसका तो रूल्स ही अलग है, मामला ही अलग है, वो तो बिल्कुल अलग है। तो MMA को मैं कहूँगा कि आप लोगों की ट्रेनिंग किस तरह से होती है? हमारी ट्रेनिंग असल में ट्रेनिंग डिपेंड करती है इवेंट के हिसाब से कि इवेंट कौन सा आ रहा है और कितने ड्यूरेशन बाद आ रहा है। फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद फॉर एग्जांपल हमारा इवेंट है, तो हमारी ट्रेनिंग अलग होगी। पहले महीने हम स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी फोकस करेंगे। सेकंड मंथ जो है हम टेक्निक्स और स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे होते हैं, और जब लास्ट हमारा मंथ होता है तो उसमें हम बिल्कुल लो वर्कआउट पे चले जाते हैं,
जो हमने पीछे ट्रेनिंग की होती है, ताकि उसकी जो हमने गेंस किए हैं बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो जाए और ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। डाइट भी उसी हवाले से लेनी होती है, अलग अलग डाइट्स होती हैं, कभी हाई प्रोटीन होता है, कभी हाई कार्ब्स होते हैं। तो इवेंट पर डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करनी है। और इवेंट्स कितने आ जाते हैं यूजुअली तौर पे साल के अंदर? डिपेंड करते हैं, इवेंट तो बहुत है, हर महीने हमारा इवेंट है, लेकिन वही इशू स्पॉन्सरशिप का, इन चीज़ों का, तो हम साल में मुश्किल से 4 से 5 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, चल एक साल। बिलाल ये बताइएगा, ये पेंसिल आर्टिस्ट जो मैंने आपसे पूछा था, ये वाला सारा मामला, पाकिस्तान में जब 14 अगस्त वाला जश्न आज़ादी आता है, न्यू ईयर भी आता है या बर्थडे जारी होती हैं, तो उसमें भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं? जी बर्थडे पहले से लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, जैसे बर्थडे है तो किसी का अभी 14 अगस्त के लिए क्या बना? जी 14 अगस्त का भी नेम्स बना रहे हैं लोग, वेडिंग्स के लिए भी बनवाते हैं, तो नेम आर्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे नेम्स आ रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ यार मैं अब नहीं बना सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, अकेले करता हूँ मैं पूरा सब कुछ। उसके लिए टाइम किस तरह से? टाइम मैनेज करता हूँ, अगर ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये है कि थोड़ी नींद कम कर लेता हूँ, लेकिन काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। अभी भी ये शौक बरकरार है या? जी शौक बरकरार है, और झूले को भी संभाल के रखा है। आपकी वजह से तो महंगी नहीं हुई यार, इतनी महंगी अब तो बहुत सारी आप लेके जा रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 16,365 पेंसिलें थी डिफरेंट कंट्रीज़ की, कोई सेम नहीं थी। और अब मैं जब देखता हूँ मार्केट में तो एक पेंसिल की कीमत इतनी हो गई है कि कोई हद नहीं, और मैंने 45,000 पेंसिलें झूले में लगाई थी, तो अब तो झूले की पेंसिल अगर देखो तो बहुत महंगी है। उसको रखने की घर में जगह? जी झूला ये अलग मरहला है, अलग जगह बनाई हुई है बाकायदा। झूला ऐसा है कि उस पर आप स्विंग कर सकते हैं, मैंने उसके हिसाब से तैयार किया है पूरा झूला, और बाकायदा उसको झूल भी सकते हैं इजीली, मूवेबल भी है, कहीं मूव भी कर सकते हैं, और पूरा कार्विंग आर्ट है उस पर, पूरा मैंने वर्किंग की थी और बहुत सोच समझ के की थी। और मैंने यही कहा था कि हर बच्चा सुपरमैन है, हर बच्चे के अंदर एक काबिलियत होती है, लेकिन वो ढूंढनी पड़ती है, टाइम लगता है उसको ढूंढने में, लेकिन जब आप स्किल्स काबिल जब भी तो सारे हमारे साथ बैठे हैं ना, आप लोग सब जी अपने अंदर एक सुपरमैन जी है। जी माशाल्लाह, सब में अपनी अपनी सलाहियत है, अल्लाह पाक ने सबको किसी ना किसी चीज़ से नवाजा है। ये बात आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। सुनिए, ये जो सलाहियत होती है ना, जैसे हम अभी जिक्र कर रहे हैं, इसको इतनी पजीराई क्यों नहीं मिलती? जैसे मैं अगर आप ही के टैलेंट की बात करूँ, क्यों इतनी पजीराई नहीं मिलती? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि आप इस चीज़ से गुजर रही हैं? माशरा, मैं और आप से ही तो बनता है, मुझसे और आपसे बनता है ना। आप देखें क्या चीज़ वायरल होती है जो थोड़ी सी कुछ अजीब होती है, वियर्ड होती है, वल्गर होती है, सॉरी टू से, बट ऐसा ही आप टिकटॉक देख लें, आप फेसबुक देख लें, आप इंस्टा देख लें, कोई भी एक वीडियो, कोई डांस करती हुई, कोई अजीब सा कुछ, ये हमारे और हमारी मैंने इतने हसीन व्यूज़ टिकटॉक पे भी, रील्स पे भी वो इतने ना व्यूज आते हैं। टिकटॉक पे आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको अगर रेसलिंग करनी है, आप टिकटॉक पे बहुत अच्छे फोटोग्राफी सीख सकते हैं, फिटनेस के बहुत सारी चीज होती है। लेकिन हम एप्लीकेशंस को बुरा जरूर कहते हैं, जैसे आपने टिकटॉक का जिक्र किया है, इंस्टाग्राम का जिक्र किया है, इनको बुरा कहने का फायदा नहीं, क्योंकि इनके पास तो बहुत अच्छे टैलेंट, बहुत सारा अच्छा कंटेंट मौजूद है। सबसे अच्छा और बेस्ट रोल जो प्ले कर सकते हैं वो आप लोग हैं, होस्ट, मीडिया। जब वो ही कुछ और दिखा रहे हैं, हम तो आपको दिखा रहे हैं। नहीं, और भी बहुत है, लोग समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते हैं। आप लोग, मुझे लगा आप देखें हमने नहीं और है, आप भी जानते होंगे। जश्न आज़ादी वैसे कैसे मनाती हैं यूजुअली? जश्न आज़ादी बहुत फैमिली के साथ या माउंटेन्स के साथ? दिल तो बहुत चाहता है कि माउंटेन्स के साथ, लेकिन एक महीना पहले ही हम माउंटेन पे झंडा लहरा के आ चुके होते हैं, तो हमारा जश्न आज़ादी हम उसी दिन मना लेते हैं जिस दिन हम उस जगह पे जो है झंडा लहराते हैं। टूर हो जाते हैं आपके? साल में 2 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। लोगों को ऐसा लगता है कि हम पूरा साल पहाड़ों पे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगा शौक है, ये सस्ता शौक नहीं है। नहीं, सस्ता शौक तो वैसे मैं यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं उनके लिए सस्ता तो कुछ भी नहीं है, और शौक महंगा रखना, फिर आपको फंडिंग ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन साल में 2 टूर होते हैं आपके? साल में 2 टूर होते हैं, कभी 3। ये 2 टूर जो बड़े टूर्स है, अदरवाइज बलोचिस्तान, सिंध, डिफरेंट जो है वो रोज़ चलते हैं, हफ्ते में 1 आध हो जाता है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि इस तरह की हम जैसे टिकटॉक पे वायरल होती हैं या दीगर रील्स होती हैं, वो बना लें यार, क्या चश्मा बना लिया यार? ये चश्मा जो हमने बनाया ये भी एक तरह की मत के रील्स, ये हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा कामयाबी का राज यही है चश्मा, और ये पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, खासकर ड्राइवर्स के लिए। ड्राइवर्स अगर इसको पहनेंगे तो उसको नींद तो आने नहीं वाली, क्योंकि जब ड्राइवर अपनी आंखें बंद करेंगे तो इन ग्लासेस में मौजूद जो सेंसर है। अभी आगे और क्या बनाना, ये बताना आगे आप बताएं, क्या बनाया, मजीद क्या बनाना? अभी तो मतलब सोचा है कुछ बनाने का, लेकिन अभी सरप्राइज है। अभी हो सकता है हम एक हेलमेट पे बना लें, हेलमेट पे हमने सोचा है, लेकिन अभी उस पर काम करेंगे तभी। वो हिंट तो देना, मतलब
तो वो लाइक इस तरह होगा बाइकर्स के लिए, एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो वो जब एक्सीडेंट उसमें भी हम सेंसर लगाएंगे, जैसे ही वो कोई हिट होगी किसी चीज़ के तो उसमें पैराशूट लाइक खुल जाएगा, तो उसके हैंड की भी सेफ्टी होगी, इस टाइप का बनाएंगे। लेकिन अभी उस पर काफ़ी सोचेंगे। लेकिन उसके लिए भी फंडिंग की आपको ज़रूरत होगी। ज़रूरत तो होगी, लेकिन ये है कि फैमिली की काफ़ी सपोर्ट। मैं अगर आपको फ्यूचर के साइंटिस्ट कहूँ ना, तो देखें, एक चीज़ इजाद करना लेकिन उसका बिकना ये एक अलग बात होती है। इजाद आपने कर दी, हो सकता है उतनी एक्सपेंसिव वो कोई ख़रीद ही ना सके फिर। नहीं, ये नॉर्मली आपको 1500 की कॉस्ट में अवेलेबल मिल जाए। शुरू में जब हमने इस पर वर्क किया था तो हमारी काफ़ी इस पर कॉस्ट आई थी, लाइक 5000 से भी ऊपर, क्योंकि हमारे पास तो इतनी बजट नहीं होती, स्टूडेंट्स हैं। और ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने कुछ हमें दिए और कुछ पेरेंट्स ने थोड़े बहुत दिए, लेकिन हमने इसको मैनेज करके फिर जब हमने इसको कैलकुलेट किया कि कितने तक आ जाएगा, लेकिन ये 1500 की कॉस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाए। और अगर आप अगर पाकिस्तानी चाहें तो इसको हमें सपोर्ट करके इसको आप 800 तक भी ला सकते हैं। इसको और भी मजीद मत क्या, अगर आम चश्मा जैसे जो हमारे ना बाइक पे ना यूजुअली तौर पे बारिश होती है, जब बाइक चल रही होती है तो उसके पीछे ना पीछे मडगार्ड जो होता है उस पर कवर लगा हुआ होता है ताकि पीछे वाले को ना छींटे ना जाए। वो मुश्किल से 15 रुपए का मिलता होगा, 15-20 रुपए का। वो लगाने की जहमत नहीं करते हैं वैसे हमारे यहाँ ना। पीछे वाले को नहलाते हुए जाएंगे लेकिन वो लगाने की जहमत नहीं करेगा कोई। लेकिन ये चश्मा भी हर किसी को फ़ायदेमंद देगा, क्योंकि जब ड्राइवर्स इसको पहनेंगे तो एक्सीडेंट और ज़्यादातर उनका जो वो नुकसान होता है उससे भी बच जाएंगे। चलें, 14 अगस्त पे कोई मैसेज देना चाहें अपने हम वतनों को और अपनी उम्र के बच्चों को, जो कि इस तरफ, मैं बेसिकली चाहता हूं कि हमारी जो आने वाली नस्ल है ना वो इस तरफ आए कि आपने इजादात करनी है, आपने दुनिया में अपना नाम कमाना है। ये मोबाइल या डिजिटल इन तमाम चीज़ों में रहते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तीनों एक करके? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा, मेहनत करते हो, क्योंकि हमने भी मेहनत की, काफ़ी फेल भी। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आसान सा काम बता दें कोई। आसान सा काम ये है कि भाई पाकिस्तानी जो बच्चे हैं बाजे बजाना बंद कर दें 14 अगस्त। बाजे नहीं बजाया करते। बाजे ना बजाएं, क्योंकि रात को यार वो भी एक अच्छी इजाज़त है लेकिन उसको ढूंढ रहा है हर कोई। रात को घर वाले काम करके आते हैं 14 अगस्त में, मर के नींद अपनी पूरी कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और कुछ लोग तो भाई दिल में ही गालियाँ दे रहे होते हैं, भाई किसने बाजे बनाए। बजा कौन रहा होता है? तंग भी बजाने वाला और होता है जिसके कान में आवाज़ जरूरत है, वो भी। बिस्मा क्या कभी बजाया ये बाजा आप? नहीं, मुझे शौक नहीं है बाजे का। नहीं है फिर? नहीं, जिनको शौक नहीं होता ना सबसे ज़्यादा वही कर रहे होते हैं यार ये काम। देखा, आपकी हंसी बता रही है। नहीं, मैं नहीं करती। अच्छा सोनिया, आप अपने प्रोफेशन तो खैर नहीं, पैशन को लेके कोई मैसेज देना चाहें 14 अगस्त के मौके पर? बस अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ये भी मुश्किल काम कह दिया। सारे आसान नहीं कोई काम। नहीं, आसान है, चाहे तो आप पे आप किस तरह रोशन करेंगे। और जहाँ भी जाएं पाकिस्तान के जिस हिस्से में हम जाते हैं, जब तक वहाँ पे कोई नहीं आया होता वो जगह हसीन साफ होती है। और जैसे ही आना लोग शुरू होते हैं तो जो कचरा लाते हैं ना, खा पी के वहीं फेंक के बगैर कुछ सोचे समझे और उस जगह को गंदा कर देते हैं। बाद वहाँ पे कोई जाता है तो कहता है यहाँ पर हम लोग आए होंगे, पता चल जाता है कि यहाँ अब लोग आना शुरू हो गए हैं, तो वो गंदगी से पता चल जाता है। उसकी बात करिए एटीएम में पैसे निकालने के बाद लोग ऐसे ही पर्चियाँ नीचे फेंकी हुई होती हैं। तो दिलावर, आप बताइए 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे मुझे वाइंड अप करना? 14 अगस्त हम ज़्यादातर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके बनाते हैं, और मैसेज में यही दूंगा कि जो भी कर रहे हैं आप काम उसमें कंसिस्टेंट रहें। और कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्राइवेट कंपनीज से और गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे, कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं और जो भी स्किल्ड पर्सन हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपना पैशन जारी रख सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो आप तो मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बेचारे हॉकी प्लेयर्स का मुश्किलात का शिकार होते हैं। हॉकी हमारा कौमी खेल है भाई, उसके बावजूद बस बिल्कुल भी आप नहीं मैसेज कहना। हॉकी में ऐसे, स्क्वॉश में ऐसे है, सब जगह यही इशूज़ चल रहे हैं। क्रिकेट के अलावा किसी और गेम पे फोकस नहीं है गवर्नमेंट का भी, और वैसे भी लोग देखते ही क्रिकेट है। फिर ये भी आ जाता है ना, जो लोग देखते हैं फिर सब लोग कहते हैं यार वहीं चले जाओ। मुझे भारत का प्लेयर है युवराज सिंह ना, उसकी एक स्टोरी याद आ गई। उसके बाप ने कहा था कि भाई ये हॉकी नहीं करो, क्रिकेट खेलो आप। ऐसे ही आजकल पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि यार क्रिकेट ही ज्वाइन करो, उसी में फेम है, उसी में पैसा है। आप जनाब बिलाल ये बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा, जैसे मैंने अपने आर्ट को पहचाना है, अपने स्किल्स को पहचाना है, तो मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, तो इसी तरह से सब बच्चों में टैलेंट है, वो भी अपने आप को पहचानें और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करें।
कुछ करें जी, क्या क्या करें? कुछ ना कुछ करें, अपने स्किल्स को ढूंढें कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। सारे वो रील्स में ही ढूंढ रहा है आजकल, इसके अलावा और कुछ नहीं ढूंढ रहा है। थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दें, मोबाइल से निकल के थोड़ा देखें अंदर क्या काबिलियत है। हर एक की अपनी अपनी ठीक काबिलियत है। है। जॉर्डन भैया, सर आपकी अचीवमेंट नो डाउट बहुत बड़ी है, मुझे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ आपसे। थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अपने अपने जो भी कैपेसिटीज़ हैं सबकी, उसमें अपना 100% दें, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो। अपनी फुल एफर्ट्स करें उसमें, बाकी अल्लाह ताला कामयाबी दे। अंडर एस्टिमेट ना करें किसी को भी, और अपने आप को भी ना करें ना, डिमोटिवेट भी ना हो। सबसे पहले तो अपने आप को करते हैं ना, अपने अंदर जो है वो करेज रखें कुछ भी करने की, चाहे वो मुश्किल टास्क हो या इजी हो, वटावर। वैसे मुश्किल हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसको जब आप अकम्प्लिश करते हैं तो वो ज़्यादा खुशी होती है। तो पाकिस्तान के लिए करें, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई 1% ने भी पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किया होगा। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं तो जहाँ पे भी गया हूँ मैंने पाकिस्तान का फ्लैग लेके गया हूँ। मुझे किसी और के फ्लैग एक्सचेंज की ऑफर्स नहीं, लेकिन मैं कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना मैं कभी पाकिस्तान से जाऊँ नेशनलिटी चेंज करने की। जी, तो बस पाकिस्तान के लिए करें 100%। थैंक यू सो मच जनाब, आप सब आए। और क्योंकि मैंने आज प्रोग्राम यही सोच के करना था कि कुछ ऐसा टैलेंट दिखाएं जो टैलेंट वाकई में हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी पजीराई नहीं होती है। लेकिन रील्स की दुनिया से बाहर निकलें, डिजिटल की दुनिया से बाहर निकलें, तो ऐसा टैलेंट हमारे पास मौजूद है जिसको अगर थोड़ा सा पॉलिश किया जाए तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन हो सकता है। जाते जाते मेरा ये पैगाम है जनाब, 14 अगस्त है, खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन इस तरह की खुशियां मनाएं कि आपकी खुशियों से किसी दूसरे की दिल आजारी ना हो, उसके लिए परेशानी का बायस आपकी खुशी ना बने। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।